दोस्तों आज की वीडियो में हम धातु एवं धातु वाला जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आए, ठीक है ना। और जितने भी क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न धातु का उदाहरण दीजिए जो, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कमरे के ताप पर द्रव होती है। हमें ऐसी धातु का नाम बताना है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो कौन सी धातु होती है? पारा। कौन सी धातु होती है? पारा, ठीक है ना। इसी को कहते हैं हम ब्रोमीन। क्या कहते हैं? ब्रोमीन कहते हैं। और उसका जो प्रतीक होता है वो होता है Hg। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पारा या ब्रोमीन, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु बतानी है आपको। कौन सी धातु होती है? वो होती है आपकी सिल्वर, Ag और कॉपर, ठीक है ना। दो ऐसी धातुएं हैं जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऊष्मा की कुचालक धातु आपको बतानी है कि ऊष्मा की कुचालक धातु कौन सी होती है। तो क्या है इसका आंसर? लेड, Pb और मरकरी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चाकू से आसानी से काटी जाने वाली धातुओं को नाम बताना है, ठीक है ना। हमने जैसे पढ़ा है कि धातु होती है वो कठोर होती हैं, लेकिन हमें ऐसी धातुओं के नाम बताने हैं जो चाकू से आसानी से कट जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्बन के दो अपर रूपों के आपको नाम लिखना है, ठीक है ना। पहला अपर रूप होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट, ठीक है ना। तो कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? दो अपर रूप होते हैं, इनका नाम है, जिसमें पहला है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट, ठीक है ना। हीरे की बात करते हैं तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। कैसा होता है? कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। जबकि ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। देखो, ग्रेफाइट होता है जो पेंसिल में ब्लैक ब्लैक होता है ना, वो होता है ग्रेफाइट। और इसकी बात करते हैं तो ये विद्युत का कुचालक होता है। वैसे होती यह एक अधातु है, लेकिन फिर भी विद्युत की चालक होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वैधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो वैधर्मी ऑक्साइडों के आपको उदाहरण देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैधर्मी ऑक्साइडों के बारे में कि वैधर्मी ऑक्साइड होते क्या हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं वैधर्मी ऑक्साइडों के बारे में। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारा दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ऐसे ऑक्साइडों को वैधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो अम्ल और क्षार अर्थात जो ऐसे ऑक्साइड होते हैं ये अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं, और इन दोनों से अभिक्रिया करने के बाद लवण एवं जल बनाते हैं, ठीक है ना। तो दो वैधर्मी ऑक्साइडों के बारे में बात करें, कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, दूसरा होता है जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है ना। अब इसकी हम अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो जैसे ये आपका क्या है? वैधर्मी ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। और ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? लवण बनता है AlCl3, ठीक है ना। और क्या बनता है? जल बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसी तरीके से है, ये आपका वैधर्मी ऑक्साइड है और किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? NaOH, क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाता है? NaLO2, सोडियम एल्यूमिनेट और जल बनाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका एक्वारेजिया, ठीक है। एक्वारेजिया क्या होता है? देखो, एक्वारेजिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्वारेजिया 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। अर्थात इस मिश्रण में क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो 3 होता है, अर्थात 3 अनुपात होता है। जबकि बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल की, यह 1 अनुपात के रूप में होता है, ठीक है ना। तो इसका जो मिश्रण होता है वो एक ताज़ा मिश्रण होता है, ठीक है ना। यह मिश्रण प्रबल संचारक होता है, अर्थात जो मिश्रण होता है ना, ये किसी भी धातु को घोलने में सहायक होता है, जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। इसके अलावा और भी धातुएं होती हैं, तो उन धातुओं को क्या करता है? एक तरीके से संक्षारण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर व जिंक को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में इन जो आपके तत्व हैं इनको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो हमें सबसे पहले कौन सा वाला तत्व लेके आना पड़ेगा? जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इनमें सबसे ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? वो है आपका सोडियम। क्या है? सोडियम, ठीक है ना। तो ये क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर इसमें क्या आ जाता है? मैग्नीशियम, Mg,
ठीक है ना। फिर इसके बाद सबसे कम इससे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है? एल्यूमिनियम। इससे कम होता है आपका जिंक और इससे कम होता है आपका कॉपर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी धातुओं के जो अपग्रहशीलता का क्रम है उसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से देखो इसमें क्या करना है आपको, जो सक्रियता श्रेणी में जितने भी धातु दिए गए हैं ना उन सभी को आपको याद कर लेना है और उनका क्रम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपग्रहशीलता धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण आपको लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, अपग्रहशील धातु को, कोई भी अपग्रहशील धातु ले सकते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है अर्थात HCl में डाला जाता है। जैसे हमने कोई धातु ली, हमने Mg मैग्नीशियम में क्या होता है कि जब तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में इसको डाला जाता है, HCl में डाला जाता है, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलती। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना। अब क्या होता है, आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया का आपको समीकरण लिखना है। जैसे कि आपको आयरन ले लिया हमने Fe और तनु H2SO4 ले लिया हमने, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो Fe होता है H2 को विस्थापित कर देता है और क्या बन जाता है, फेरिक सल्फेट बन जाता है प्लस H2 गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलीन में डालने से क्या होता है? रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका जो समीकरण है उसको देख लेते हैं। जैसे आपका जिंक ले लिया हमने, जिंक को आयरन सल्फेट के विलीन में डालते हैं तो FeSO4 के विलीन में डालते हैं तो क्या होता है, देखो सबसे पहले इसकी बात करें, जिंक होता है वो Fe है, आयरन से क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। जब जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है तो Fe को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो विस्थापित करने के बाद जो जिंक है वो इसके साथ जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, ZnSO4 और जो Fe है वो बाहर निकल आता है Fe, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो जिंक होती है वो Fe से अधिक अभिक्रियाशील होती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जिंक आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए यह आयरन को आयरन सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है, जिससे हल्के रंग का जो आयरन सल्फेट है वो विलयन रंगहीन हो जाता है। अर्थात जो FeSO4 का जो हल्के हरे रंग का विलयन था वो कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको बिल्कुल भी याद कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, NaCl सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे होता है वो आपको बताना है, ठीक है। देखो NaCl का निर्माण कैसे होता है ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है, ठीक है ना। तो इसमें Na को अलग कर लेते हैं और Cl को अलग करते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे जुड़ते हैं वो हम देखते हैं। जैसे Na की बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे होता है, जैसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो सबसे पहले K कोश आता है। K कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। K के बाद फिर आता है L कोश आता है। L कोश में आपके 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद M कोश आता है तो M कोश में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन Na के बाह्यतम कोश में या कह सकते हैं M कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। क्या करता है, इसको त्याग देता है तो क्या आ जाएगा, इस पर Na पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव आ जाएगा और इसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग दिया। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है आपको पता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हट जाता है तो जो कोष भी हट जाता है तो क्या रह जाता है इसमें, 2 और 8, ठीक है ना। 2 कोष रह जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन में क्या होता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2 8 7, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात इसका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या था, कितना होता है, 17 होता है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो के कोश में आ गए, फिर L कोश में 8 आ जाएंगे और M कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब इसको दे दिया जाता है तो इसका जो बाहरी अष्टक है वो क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे Na सोडियम में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इस इलेक्ट्रॉन को सोडियम किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है।
क्लोरीन को जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। और किसका निर्माण होता है, NaCl एक यौगिक का निर्माण होता है। इस तरीके से आपको MgCl2, Na2O, MgO का भी इस तरीके से आयनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आयनिक यौगिकों के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं इनको बताना है, तो क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आयनिक यौगिकों के बारे में बात करते हैं तो आयनिक यौगिकों के 4 गुणधर्म होते हैं, भौतिक प्रकृति, गलनांक एवं क्वथनांक, घुलनशीलता और विद्युत चालकता, ठीक है ना। तो सबसे पहले करेंगे भौतिक प्रकृति के बारे में। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, क्योंकि इनके जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, इनके मध्य में क्या पाया जाता है, एक मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ये बंधे हुए होते हैं और इस बल के कारण ही जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस एवं कठोर होते हैं। नेक्स्ट है गलनांक एवं क्वथनांक। जो आयनिक यौगिक होते हैं इनका गलनांक क्वथनांक कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट है घुलनशीलता के बारे में बात करते हैं, तो यह यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, जल में तो घुल जाते हैं, लेकिन बात करें कुछ पदार्थों जैसे कि केरोसिन है, पेट्रोलियम है, जैसे विलायकों में अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चालकता की बात करते हैं, तो आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, लेकिन ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये गुणधर्म हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। देखो आयनिक यौगिकों में धनायन एवं ऋणायन निश्चित क्रम में संयोजित होते हैं, अर्थात जो धनायन और ऋणायन होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, तथा इनमें अंतर आयनिक बल अधिक होता है, तो इनके मध्य अंतर आयनिक बल अधिक होता है। लेकिन जब आयनिक यौगिकों को गर्म किया जाता है, जैसे हम आयनिक यौगिकों को गर्म करते हैं, तब इनमें अंतर आयनिक आकर्षण बल को समाप्त करने के लिए अधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस कारण इनका गलनांक उच्च होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो अंतर आयनिक यौगिक हैं, या कह सकते हैं इनके मध्य में, देखो आयनिक यौगिकों के मध्य में क्या पाया जाता है, अंतर आयनिक बल पाया जाता है, और इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इससे हम पता कर सकते हैं कि इनके जो गलनांक होते हैं वो कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है निम्न पदों की परिभाषा बतानी है आपको, जिसमें दिए हैं आपके खनिज, मिनरल्स, अयस्क और गैंग, ठीक है ना। इन तीनों की आपको परिभाषाएं देनी है। खनिज की बात करते हैं सबसे पहले। पृथ्वी की भूपर्पटी अर्थात जो ऊपर वाली सतह है ना, में प्रत्येक में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। देखो पृथ्वी की भूपर्पटी में या बाहरी सतह पर पाए जाने वाले जो तत्व यौगिकों हैं उनको क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है ना। अयस्क की बात करते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, जिन्हें निकालना लाभकारी होता है, इन खनिजों को अयस्क कहते हैं, ठीक है ना। ये इसकी अयस्क की परिभाषा हो जाएगी। जैसे लेड का अयस्क क्या होता है, गैलिना। अब गैलिना से क्या निकलता है, पीबी आपका निकाला जाता है। अर्थात बात करते हैं जैसे अयस्क की, तो अयस्कों से क्या होता है, अयस्कों से खनिज निकाले जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैंग के बारे में। गैंग पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक है। तीनों परिभाषाएं आपको याद कर लेनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भर्जन एवं निस्तापन में अंतर बताइए, ये आपका हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले भर्जन के बारे में बात करते हो। भर्जन की जो प्रक्रिया है वो हमेशा सल्फाइड अयस्कों में प्रयुक्त होती है, सल्फाइड अयस्कों में पाई जाती है, ठीक है ना। जबकि बात करते हैं निस्तापन की, यह प्रक्रिया कार्बोनेट अयस्कों में पाई जाती है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो भर्जन की प्रक्रिया है वो आपके सल्फाइड अयस्कों में पाई जाती है, निस्तापन की बात करते हैं तो ये कार्बोनेट अयस्कों में पाई जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है भर्जन के अंतर्गत, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना। जबकि निस्तापन की बात करते हैं तो इसमें अयस्क को सीमित वायु, इसमें कैसी होती है, सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है, ठीक है ना। अब भर्जन के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे आपका कोई जिंक सल्फाइड है, ये क्या है आपका जिंक सल्फाइड है, को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे जिंक कार्बोनेट
के बारे में। तो जिंक कार्बोनेट को जब इसमें सीमित वायु के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मेट अभिक्रिया, जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको आपको बिल्कुल भी याद कर लेना है, बिल्कुल रट लेना है इन क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो थर्मेट अभिक्रिया के बारे में बताना है आपको और इसका समीकरण भी आपको लिखना है। तो थर्मेट अभिक्रिया क्या होती है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक तो होता है आपका आयरन ऑक्साइड, ये क्या होता है आपका आयरन ऑक्साइड Fe2O3, और एक होता है आपका एल्युमिनियम। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, Fe+Al2O3, और इसमें ऊष्मा निकलती है, क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा भाई। इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल रट लेना है आपको एग्जाम से पहले, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन है, तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका विद्युत अपघटनी परिष्करण है, इसका हम डायग्राम देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है ना। इस तरीके से डायग्राम होता है, ये एक टब होता है ना, टैंक होता है, और टैंक में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एनोड। जो एनोड होता है वो अशुद्ध तांबे का होता है, जब ये कैथोड की बात करते हैं तो ये शुद्ध तांबे का होता है। इसमें एक बैटरी लगी होती है इस तरीके से, ठीक है ना। और इसमें एक विलयन होता है जो होता है कॉपर सल्फेट का विलयन, ये विलयन है कॉपर सल्फेट का, ठीक है ना। और इसमें ये एनोड पंख है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। तो इस विद्युत अपघटनी परिष्करण की प्रक्रिया पढ़ लेते हैं, कैसे यह काम करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु यानी कि जो अशुद्ध तांबा है को एनोड, अर्थात जो आपका एनोड है ना, या अशुद्ध धातु को एनोड बना लिया जाता है। ये आपकी अशुद्ध धातु जिसको हमने एनोड बना लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। जो आपकी शुद्ध धातु, तांबे की जो शुद्ध धातु है, इसको क्या बना लेते हैं हम, कैथोड बनाया हमने, ठीक है ना, कैथोड बनाया। तथा धातु के लवण विलयन को का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। और जो धातु का लवण विलयन है, और इसका उपयोग हमने क्या किस में ले लिया, एक विलयन बनाने में ले लिया, ठीक है ना। विद्युत अपघटन का विलयन बनाने में ले लेते हैं। विद्युत अपघटन से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, इस बैटरी को यहाँ से ऑन कर देते हैं, तो ऑन करने के बाद जो आपकी विद्युत धारा है वो इस तरीके से आती है। आने के बाद जो आपकी अशुद्ध धातु है ना, ये घुलकर कहाँ में चली जाती है, इस लवण विलयन में चली जाती है, अर्थात विद्युत अपघट्य के विलयन में चली जाती है। फिर क्या कहता है, विद्युत अपघटन में घुल जाती है, इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। और जितनी जो धातु घुली हुई है इस विद्युत अपघटन में, उतनी ही शुद्ध धातु किस पर आ जाती है, कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियाँ जो घुलती नहीं है ना, एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एनोड पंख कहते हैं। और देखो कुछ अशुद्धियाँ होती हैं वो आपके विद्युत अपघटन में घुलती नहीं है, वो क्या होती हैं, तली में इस तरीके से तली में बैठ जाती हैं। तो जो अशुद्धियाँ होती हैं इनको क्या बोलते हैं, एनोड पंख कहते हैं, ठीक है ना। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको पूरे तरीके से रट लेना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, संचारण कोरोजन किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए तथा संचारण से सुरक्षा के उपाय भी आपको बताना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम संचारण के बारे में बात करते हैं, संचारण की परिभाषा क्या होती है। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने में लोहा, तांबा और भी बहुत सारी धातुएं होती हैं। कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है या सतह पर एक पतली परत जम जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। देखो आपने देखा होगा कि जैसे लोहा है या और भी धातुएं हैं, तो उन पे क्या होता है, जंग लग जाती है या उनकी ऊपरी सतह पर एक परत जम जाती है, उसी को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। अर्थात वह धातु क्या होगी, संचारित हो गई है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो जैसे एग्जाम्पल पहला है सिल्वर पर काली परत का चढ़ना। जो आपका सिल्वर होता है उस पर काली परत चढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका है तांबे पर हरी परत का चढ़ना, लोहे पर जंग लगना। तो ये सभी उदाहरण किसके हैं, संचारण के आपके उदाहरण है, ठीक है ना। अब हम इस संचारण से सुरक्षा के उपाय
बात करते हैं उपाय के बारे में कि कौन कौन से उपाय के द्वारा इस संचारण को कम किया जा सकता है। पहला है धातुओं पर पेंट करके, उन पे कलर करके, ठीक है ना, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन द्वारा, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर, ठीक है ना, संचारण से सुरक्षा की जा सकती है। ठीक है ना। तो इसमें एक शब्द आया यशद लेपन, क्या होता है उसके बारे में बात कर। यशद लेपन लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। जैसे बहुत सारी धातुएं होती हैं उन पर क्या होती है, जस्ते की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मिश्र धातु या मिश्र धातु किसे कहते हैं, कि 2 मिश्र धातुओं के आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। परिभाषा क्या होती है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण, अर्थात जो धातुओं में मिला रहे हैं उनकी जो मात्रा है वो समान होनी चाहिए। तो ऐसी धातुओं क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। ठीक है ना। मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन है पीतल। तो पीतल है वो किसके मिश्रण से बना हुआ है, कॉपर और जिंक के मिश्रण से, कॉपर और जिंक के मिश्रण से बना है आपका पीतल। ठीक है ना। अब इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, पिताजी, पा से बन गया आपका पीतल, ता से बन गया तामा और जा से बनेगा जिंक। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका कांसा है। कांसा होता है वो आपका कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। और कांसा होता है जो आपका विद्युत का कुचालक होता है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन, तो ये दोनों तो आपको याद कर लेने हैं। ठीक है ना। सोल्डर की बात करते हैं। सोल्डर सीसा एवं टिन से मिलकर बना होता है, पीबी और एसन से मिलकर बना होता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है। नेक्स्ट है आपका इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग करने के लिए, विद्युत तारों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सोल्डर का। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऐसी धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से संचारित नहीं होती हैं। तो पहली धातु हो जाएगी आपकी सोना और प्लेटिनम। ये धातुएं क्या होती हैं, जल्दी से या संचारित तो होती नहीं, जल्दी से संचारित नहीं होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। देखो शुद्ध सोना होता है ना वो 24 कैरेट का होता है तथा यह काफ़ी नरम होता है, बहुत मुलायम है, तरल अवस्था में होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। देखो अगर हमें सोने से आभूषण बनाना है तो आभूषण बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें बहुत सारी धातुओं को मिलाया जाता है, मिलाने के बाद तब इससे आभूषण बनाए जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध धातु से आभूषण नहीं बनाए जा सकते। इसमें मिश्रण के लिए या इनसे आभूषण बनाने के लिए इसमें धातु को मिलाया जाता है। ठीक है। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन मैंने हल करा दिए हैं। ठीक है ना। और एग्ज़ाम की दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है ना। क्योंकि इस चैनल पर हम इस तरह की वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।